हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग अपना जो पॉलिटी स्टार्ट किए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए, उसकी क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे। हम लोग फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने जो उसके बेसिक पॉइंट्स थे वो सब बता दिए थे। आज से हम लोग आर्टिकल शुरू करने वाले हैं। आज आपको आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा आधे घंटे की ही वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक आज कंप्लीट कर लिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं आपके लिए। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आप ही के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं। आपका मन करे तो भैया आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर वगैरह भी कर सकते हैं, सब आप पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि हाँ काम की चीज़ें हैं तो कर दिया करिए, ठीक है। तो हम लोग पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट डिस्कस करने वाले हैं। और आज डेट कौन सी है? 28 होनी चाहिए, अगर ना हो तो फिर मैं क्या करूं। चलिए देखते हैं। हमने आपको जो फंडामेंटल राइट्स के बेसिक पॉइंट्स थे वो बता दिए थे कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ पे है, कहाँ से आर्टिकल्स उसके स्टार्ट होने हैं, और इसको मैग्ना कार्टा वगैरह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये भी बता दिया था। और हमारे यहाँ कैसे कैसे इसकी डिमांड उठी और कैसे हमारे संविधान का ये हिस्सा बना, ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखिए, आज हम लोग जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, यानी कि मौलिक अधिकार, या इन्हें आप मूल अधिकार भी कहते हैं, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में इनका जो वर्णन है वो आपको दिया गया है, ठीक है। यानी कि इसके बारे में जो भी जानकारी है वो आपको अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मिलती है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो आपको ओरिजिनल रूप में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक दिए गए हैं। बाकी सब वैसे ही हैं, जिसमें हमें 12 और 13 देखना ही पड़ेगा। भले ही वो फंडामेंटल राइट्स आपको डायरेक्ट रूप से नहीं मिला हुआ है, उसमें आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन आपको कहाँ से अधिकार मिल सकते हैं ये सारे पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं, ठीक है। तो इससे पहले स्टार्ट करें अपने फंडामेंटल राइट्स को, एक पॉइंट आपको बताते हैं, और वो पॉइंट क्या है, वो है राज्य, ठीक है। राज्य, आप देखिए ये हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में कि जो राज्य है ना वो मतलब राज्य एक ऐसी संस्था है जो 4 तत्वों से मिलकर के बनती है। हम लोग कहते हैं ना कि भारत जो राज्य सरकार मतलब कि जो राज्य है ऐसा करेगा, राज्य वैसा करेगा। तो ये राज्य है क्या एग्जैक्टली हमें ये तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि आप देखिए जब भी आप कहेंगे ना तो फिर मतलब जब आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे, जब भी आप देखिए फंडामेंटल राइट्स में तो आपको यही कहते राज्य आपको ये प्रोवाइड कराएगा या राज्य आपके साथ इस तरह की असमानता नहीं करेगा। तो ये राज्य जो है ना ये है क्या एग्जैक्टली, क्या हम लोग यूपी एमपी इन सब की बात कर रहे हैं? तो भैया इन सब की बात नहीं हो रही है। जो राज्य शब्द है ना ये आप देखिए कि 4 तत्वों से मिलकर के बनता है, और वो 4 तत्व कौन से हैं इन्हें जाने रहिए, बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो भैया हम हर उस जगह को, हर उस व्यवस्था को राज्य कह देंगे जिसमें ये 4 तत्व शामिल होंगे। और वो 4 तत्व कौन से हैं? सबसे पहले तो एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। उस निश्चित भूभाग पे रहने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? मतलब प्रॉपर जनसंख्या होनी चाहिए। और इस जनसंख्या के लिए भैया यानी कि ये लोग कैसे रहेंगे, कुछ नियम कानून तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए एक सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक सरकार होनी चाहिए जो एक इनके लिए नियम कानून बना सके, इनके रहने की जो मतलब कि जो इनके राइट्स वगैरह हैं उनकी जो व्यवस्था है वो कर सके, ठीक है। और सरकार हो तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के जैसे हम लोग भारत देश जब आज़ाद नहीं था तो वैसे हो कि ब्रिटेन वाले आकर के यहाँ गवर्न करेंगे, हमें रूल करेंगे, हमें तो नहीं, ऐसा नहीं भैया। वो संप्रभु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संप्रभु होना चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसी संस्था जो अपना एक निश्चित भूभाग रखती हो, उनके पास अपनी खुद की जनसंख्या हो, और साथ में उस जनसंख्या को रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए एक सरकार हो, और वो जो सरकार है वो कैसी हो? संप्रभु हो। कभी कभी आपको लग सकता है संप्रभु मतलब क्या हुआ, तो सॉवरेन या संप्रभु मतलब हुआ भैया कि एक ऐसी सरकार जो अपने आंतरिक निर्णय लेने हो या फिर बाह्य निर्णय लेने हो, दोनों ही निर्णय लेने में स्वयं स्वतंत्र हो, ठीक है। अर्थात ऐसा ना हो कि कल मतलब कि हमें अपना कोई बाह्य निर्णय लेना है कि हमें अपने चाइना के साथ संबंध कैसे रखने हैं, तो अमेरिका आके हमको बताना स्टार्ट करे कि तुमको उसके साथ संबंध नहीं रखना है। तो अगर इस तरह की व्यवस्था आपको कहीं देखने को मिल रही है तो आप समझ लीजिए कि वो जो कंट्री है ना वो संप्रभु नहीं है, अर्थात वो सॉवरेन नहीं है।
तो एक पॉइंट और आपको याद रखना है, वो क्या है, वो ये है कि 1947 तक आप देखिए, जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम पे हमारे पास भूभाग भी था, हमारे पास जनसंख्या भी थी, हमारे पास सरकार भी थी, लेकिन बावजूद इसके हम लोग राज्य नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता ना होने की वजह से जो हमारा भारत देश है वो राज्य की कैटेगरी में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि संप्रभुता किसी भी राज्य को राज्य कहलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र ही नहीं है तो फिर भैया काहे बात का राज्य है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था जो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, क्योंकि आप देखिएगा कि जो राज्य शब्द है ना वो आपको बार बार यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। आप चाहे फंडामेंटल राइट्स पढ़िए या फिर जो है आगे चल के आप डीपीएस पे पढ़ेंगे, तब उसमें भी आपको ये पता चलेगा कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस भी है उसमें आपको यही बताया गया कि राज्य ये करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य के द्वारा आपको ये चीज़ें दी जाएंगी, वो चीज़ें दी जाएंगी, या ये ऐसा नहीं किया जाएगा। तो बार बार राज्य शब्द आएगा, इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि जो राज्य है वो एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं अपना जो आर्टिकल है वो। तो सबसे पहला जो हमारा अनुच्छेद वो है अपना आर्टिकल 12। ठीक है, अनुच्छेद 12। और जो हमारा अनुच्छेद 12 है वो क्या कहता है, इसमें ना राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? तो राज्य की परिभाषा बताई गई है। अब जैसे कि मैंने एक ब्रॉड लेवल का जो राज्य है वो बता दिया कि राज्य में कौन कौन से 4 तत्व होने चाहिए, तो वो दूसरा पॉइंट है। अब आप देखिए जो हमारा अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो इसके तहत आपको ये जानना है कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें हम राज्य की कैटेगरी में शामिल करेंगे और हम अपने अधिकारों की उनसे डिमांड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले एक पॉइंट हमने शायद नहीं बताया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना भैया, वो नागरिकों के सरकार के खिलाफ दावे हैं। अर्थात जो नागरिक है ना वो सरकार से उसको डिमांड कर सकते हैं कि आपको हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स देने ही पड़ेंगे। तो ये एक पॉइंट है जो पिछली वाली वीडियो में शायद हमने नहीं बताया था। तो अभी देखिए, अभी आपको पता चलना चाहिए कि जो राज्य है ना इसकी परिभाषा के तहत कौन कौन आते हैं, अर्थात वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिन्हें हम कहेंगे कि आप हमारे अधिकारों को हमें दो। तो ठीक है, देखिए राज्य का मतलब आपको यहाँ स्टेट से नहीं लेना है, यूपी एमपी इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको माइंड में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, केवल और केवल इन्हें ही हम राज्य नहीं कहते हैं, ये बहुत ही मतलब छोटा सा दायरा है राज्य कहलाने का। तो ये सारी बातें नहीं, राज्य के भीतर हर वो संस्था आ जाती है, हर वो संस्था आ जाएगी जो हमारे लिए नियम कानून बनाती है। ठीक है, जो हमारे लिए नियम कानून बनाए, हर उस संस्था को हम क्या कहेंगे, हम उस संस्था को कह देंगे कि भैया वो राज्य है। ठीक है, कानून जो भी बना रहा हो वो हमारे लिए राज्य है। तो आप देखिए हमारे लिए जो संसद है वो भी कानून बनाती है, जो राज्य का विधानमंडल है वो भी जो है हमारे लिए कानून बनाता है। आप देखिए जो हमारी पंचायतें हैं जिन्हें हम तृतीय तल कहते हैं, इनके द्वारा भी बनाई जाती हैं। जो सरकारी विद्यालय वगैरह हो गए वो भी कुछ ना कुछ नियम कानून अपना बना के ही रखते हैं। जो बिजली विभाग है वो भी कोई ना कोई नियम कानून बनाता ही है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें, जो भी संस्था हमारे लिए नियम कानून बनाने का काम करे, हम उसको राज्य की परिभाषा में शामिल करते हैं। ठीक है, तो यही परिभाषा आपको अनुच्छेद 36 में भी देखने को मिलेगी, राज्य की परिभाषा। तो आप यहीं पे इसको पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 36 में हम दोबारा नहीं बताने लगेंगे कि अनुच्छेद 36 में राज्य के भीतर ये आएगा, नहीं। तो ध्यान रखिए, अनुच्छेद 12 हमारा जो है वो हमें राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य की परिभाषा में आपको केवल एमपी, यूपी, हरियाणा इन सबको नहीं शामिल करना है। हर वो संस्था जो हमारे लिए नियम कानून बनाने का काम करेगी वो भैया राज्य कहलाएगी। ठीक है, फिर चाहे वो हमारी संसद हो, चाहे वो हमारे राज्य के विधानमंडल हो, चाहे पंचायतें हो, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, प्राइमरी विद्यालय हो, या फिर बिजली विभाग वगैरह ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये हमने देखा राज्य की परिभाषा। जो हमारा अनुच्छेद 13 है वो क्या कहता है, तो ये भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुच्छेद 13 में। ठीक है, तो हमारा जो अनुच्छेद 13 है वो क्या कहता है, तो वो बताता है भैया कि मतलब कि जो राज्य है ना वो आपके लिए ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बनाएगा। राज्य ऐसा कोई कानून ना बनाने पाए, कोई भी ऐसा कानून ना बनाने पाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे। अगर इस तरह का कोई भी कानून राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है, हमारे सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, तो फिर भैया जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना वो उस कानून को
उस सीमा तक शून्य घोषित कर देगा जिस सीमा तक वो जो कानून है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। ठीक है, अर्थात सपोज दैट कोई भी एक कानून बनाया गया, ठीक, सपोज दैट मतलब गवर्नमेंट ने, संसद ने हमारे एक कानून बनाया कि जो हमारे मतलब कि स्टूडेंट्स हैं वो जो प्रोटेस्ट करते हैं ना कि चलो नौकरी नहीं आ रही, उत्तर प्रदेश में देखिए कितने साल हो गए हैं जो मतलब कि प्राइमरी की वैकेंसीज है वो नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट कल को कहे, संसद कहे कि अब ऐसा हम जो है, राज्य का विधानमंडल या संसद कोई भी कहे कि अब हम एक ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें अगर कोई भी बच्चा धरना प्रदर्शन करते हुए दिख गया तो उसका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। तो सपोज दैट इस तरह का अगर कोई काम कर रही है संसद या हमारे राज्य का विधानमंडल, तो ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो गया। कौन से फंडामेंटल राइट्स का? तो अनुच्छेद 19 में आप देखिएगा, अभी आपको देखने को मिलेगा कि वहां हमें सभा और संघ बनाने की, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की जो स्वतंत्रता है वो दी गई है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? कहेगा कि यहाँ आओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको अनुच्छेद 13 नहीं दिख रहा है कि जो भी ऐसा कानून होगा जो किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा उसे उस सीमा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा जिस सीमा तक वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है। तो फिर ये क्या है? और हाँ, आपको ये भी याद रखना है कि कोई ऐसा नहीं है कि संविधान बनने के बाद की जो कानून है केवल उन पे लागू होगा। नो नो, ये जो नियम है ना भैया, चाहे संविधान लागू होने के पहले की बात हो, संविधान लागू होने के पहले के जो नियम है, लागू होने के पहले की जो विधियां हैं, या फिर संविधान लागू होने के जो बाद की विधि है, दोनों ही विधियों पर लागू होगा। ठीक है, तो संविधान लागू होने की बाद की जो विधि है ना, दोनों पर ही ये जो मतलब अनुच्छेद 13 है वो लागू होगा। तो संविधान लागू होने के पहले की विधि को लेकर के देखें तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, और वो कौन सा है? ये है सायरा बानो केस। ठीक है, सायरा बानो केस। सायरा बानो केस जो है ये किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, जो मुस्लिमों में, मुस्लिम लॉ के हिसाब से वहां पे 3 तलाक वाली व्यवस्था थी ना, 3 तलाक की व्यवस्था, उसको सायरा बानो ने क्या किया भैया? सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर दिया। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट गई चैलेंज करने, तो भैया जो मुस्लिम लोग थे, मतलब मुस्लिम जो मौलाना वगैरह थे, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि ये क्या कर रहे हो, ये हमारे मुस्लिम लॉ के हिसाब से बनाया गया कानून है, आपको इसमें इंटरफेयर करने का कोई भी राइट नहीं है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आपने अनुच्छेद 13 नहीं पढ़ा है? अनुच्छेद 13 में साफ साफ बताया गया है कि चाहे संविधान लागू होने की पहले की विधि हो या संविधान लागू होने की बाद की विधि हो, वो उस सीमा तक शून्य घोषित कर दी जाएगी जिस सीमा तक वो किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे। तो आप देखिए 3 तलाक, ये सीधे सीधे जो हमारा अनुच्छेद 21 है ना, आर्टिकल 21, जिसमें हमें गरिमापूर्ण जो जीवन जीने की स्वतंत्रता दी जाती है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की जो हमें आज़ादी मिली हुई है, उसका उल्लंघन कर रहा है। कैसे उल्लंघन कर रहा है? कोई एक महिला भैया केवल इस बात की वजह से कि हमारा पति हमको केवल 3 बार तलाक तलाक बोल देगा और हमारी पूरी बनी बनाई जो गृहस्थी है, जो हमारा घर परिवार है, वो एक क्षण में उजड़ जाएगा, केवल इस डर की वजह से हमेशा डरी सहमी रहे, अपने मन की बात भी ना बोल पाए, ये कहाँ का राइट है? तो ये कहाँ से हमें गरिमापूर्ण जीने की आज़ादी दे रहा है? तो इस वजह से आप देखिए कि जो 3 तलाक वाला मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित किया, यानी कि 3 तलाक को हमारे यहाँ बैन कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोग जो है मतलब तलाक दे ही नहीं सकते, नहीं, उनके यहाँ तलाक की 3 तरह की व्यवस्था थी। उन 3 तरह की व्यवस्था में 3 तलाक भी एक व्यवस्था थी। ठीक है, तो जो 3 तलाक की व्यवस्था थी अब इसको खत्म कर दिया गया है। कहाँ से खत्म किया गया है? तो इसी अनुच्छेद 13 के तहत खत्म किया गया है। ठीक है, तो साथ में जो आईपीसी वगैरह है ना, अगर आप देखें जो आईपीसी वगैरह है ना, वो संविधान लागू होने के पहले की ही विधियां रही हैं, तो वो भी अगर किसी सीमा तक हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेंगी तो फिर जाहिर सी बात है कि उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो भैया खत्म कर देगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि जो हमारा अनुच्छेद 13 है ना, वो यही सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, भैया तुम हमेशा नजर गड़ा के रखो कि जो हमारी संसद है या हमारे जो राज्य के विधानमंडल है या कोई भी संस्था भैया जो हमारे लिए नियम कानून बनाती है, वो ऐसा कोई नियम कानून ना बनाने पाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 13। मेरे ख्याल से आपको अनुच्छेद 12 और 13 अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम लोग जो है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हम आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताए थे कि अभी हमारे पास टोटल 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में भी हैं, उन्हें स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 कौन से हैं आप लोगों को पता होगा क्योंकि हमने पिछली बार ही बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो पहला प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है वो, और वो क्या है भैया? वो है समानता का अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार।
और समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक हमको मिला हुआ है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में हमें जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी है, वो मिली हुई है, ठीक है। तो इसमें एक एक आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम लोग अनुच्छेद 14 ही स्टार्ट करेंगे। कौन सा? अनुच्छेद 14। और जो हमारा अनुच्छेद 14 है वो हमें क्या बताता है, तो वो बताता है भैया समानता के अधिकार में हमको ये अधिकार देता है कानून के समक्ष समानता। क्या? कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर होगा। ये हमें कहाँ बताया गया है, तो ये हमें बताया गया है अनुच्छेद 14 में, ठीक है। अब आप देखिए इसमें आपको दो प्रकार की जो बातें हैं वो देखने को मिलती है। एक तो यही है कानून के समक्ष समानता, और दूसरी जो है ना वो है कानूनों का समान संरक्षण। क्या है? कानूनों का समान संरक्षण, समान संरक्षण। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कानून के समक्ष समानता, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, यानी कि ये कहाँ से लाया गया है हमारे संविधान में, तो ये जो कानून के समक्ष समानता है ये भैया यूके की विधि है, ठीक है। कहाँ की है? यूके की विधि है। इसमें क्या होता है कि भैया चाहे गलती बड़ा करे या छोटा करे, बच्चा करे या बुजुर्ग करे, जो भी व्यक्ति करेगा उसको ना कानून की नज़र में एकदम समान मान करके समान तरह की जो सजा है उसका प्रावधान किया जाएगा। यही कारण है कि इसे ना नकारात्मक सेंस में लिया जाता है, ठीक है। कैसे लिया जाता है? नकारात्मक सेंस में लिया जाता है। जबकि जो दूसरा है हमारा कानूनों का समान संरक्षण, ये जो है आप देखिए कानूनों का समान संरक्षण, इसको हमने यूएस के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है। यूएस अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसको क्या माना जाता है कि ये भैया एक सकारात्मक तरह का सिद्धांत है। सकारात्मक सिद्धांत है क्यों? क्योंकि इसमें ना ये कहा जाता है कि जो समान लोग होंगे ना उनके साथ समान तरीके का व्यवहार किया जाएगा। अर्थात ऐसा नहीं होगा सपोज दैट कि आपकी जो आपका ये जो मार्कर है वो चोरी हो गया। आपके पास 2 मार्कर था, दोनों मार्कर चोरी हो गए, जैसा कि मेरे पास है। सपोज दैट ये दोनों चोरी हो जाए, ब्लू वाला मार्कर कोई 5 साल का बच्चा उठा ले जाए, जैसे मेरे यहाँ एक छोटी बच्ची आती है, मेरे बगल की ही है, सपोज दैट वो इसको उठा ले जाए, और दूसरा जो ब्लैक वाला मेरा मार्कर है वो कोई और आए उठा ले जाए जो लगभग 20-25 साल का हो, उसका भी मन करे चलो हम अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे और वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे जब तक हमारे पास नहीं है। तो क्या करिएगा आप, उस छोटी बच्ची को जो आपका ब्लू वाला मार्कर ले गया है उसको भी उतनी ही सजा दीजिएगा जितना आप बड़े वाले को दीजिएगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि भैया जो बच्चा है ना उसको पता ही नहीं है कि इसका यूज़ क्या है, आपके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उसको ये भी तो नहीं पता है ना कि अगर आप चोरी कर रहे हैं तो इसके बदले में आपको किस तरह की सजा का प्रावधान हो सकता है। लेकिन जो बड़ा वाला व्यक्ति है उसको तो सब पता है। तो इस वजह से छोटे बच्चे के लिए जो बात है मतलब कि उसे आप बड़े पे लागू नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण है कि इसे हम लोग सकारात्मक जो है तरीके से लेते हैं, कानूनों का समान संरक्षण। अर्थात अब सपोज दैट दोनों ही मार्कर को 2 बच्चे चोरी किए होते तो हम एक को ज़्यादा एक को कम सजा थोड़ी ना देते, दोनों को फिर सेम कहते बाबू ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है, चोरी करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन आप देखिए अभी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था ना तो फिर इस तरह का प्रावधान नहीं था। क्यों नहीं था? उस टाइम पे क्या होता था, जैसे सपोज दैट यही मार्कर ही चोरी हुआ हो, एक जो मार्कर है वो निम्न जाति का कोई बच्चा चोरी कर लिया हो और दूसरा वाला किसी सवर्ण जाति का, किसी उच्च जाति का बच्चा चोरी कर लिया हो, तो जो निम्न जाति का बच्चा चोरी करता उसको अधिक सजा दी जाती, जो सवर्ण जाति का बच्चा चोरी करता उसे कम सजा दी जाती थी। तो ये सब पहले की बातें थी। इन्हीं सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए ही तो भैया समानता का अधिकार हमको मिला है कि जो भी असमानताएं कानून मतलब कि हमारा संविधान लागू होने के पहले हमारे समाज में थी उसको सबको समाप्त करके अब हमें सारे नागरिकों को समान तरीके के जो अधिकार हैं वो देने हैं, ठीक है। तो पहला आपने समझा कि जो हमारा समानता का अधिकार है वो कहाँ पे है, मतलब कि पहला वाला है अनुच्छेद 14, जो कि क्या बताता है कि कानून के समक्ष समानता, ठीक है। इसमें हमने आपको 2 तरह के कानून बताए, एक तो कानून के समक्ष समानता जो कि हमने यूके के संविधान से लिया है और ये नकारात्मक सेंस में है। दूसरा हमने आपको बताया कानूनों का समान संरक्षण जो कि हमने यूएस के संविधान से लिया है और ये सकारात्मक तरीके से भैया माना जाता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम लोग, पहला हमने देखा अनुच्छेद 14, दूसरा भी समानता के अधिकार में जो आता है वो आता है अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 15 क्या बताता है, तो अनुच्छेद 15 में आपको 5 प्रकार की बातें दी गई हैं कि इन 5 आधारों पे भैया आपके साथ असमानता नहीं की जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 15, और ये अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो ये बताता है कि आपके साथ 5 आधार पर, और 5 आधार कौन से हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, लिंग, जन्मस्थान, और एक कौन सा है,
तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश, इन सभी के आधार पे ना आपके साथ असमानता नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये जो आधार आपको बताए गए हैं, इन आधार पर आपके साथ किसी भी प्रकार की समानता नहीं की जाए, मतलब कि असमानता नहीं की जाएगी। ध्यान क्या आपको रखना है कि ये जो आधार दिए गए हैं ना, इन आधारों पे आपके साथ जो असमानता का व्यवहार है ना, वो राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे संविधान, मतलब कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो नागरिकों के दावे हैं सरकार के खिलाफ, ना कि नागरिकों के खिलाफ। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो भी चीजें बताई जा रही है ना, वो सब सरकार जो है वो आपके साथ इस तरह की असमानता नहीं करेगी। आम नागरिक कर सकता है भैया, आप जो सपोज दैट मतलब कि आपने अपना कुआं बनवा के रखा है, कह रहे हो कि भैया यहाँ पे आपको नहीं आना है, मेरा पर्सनल कुआं है, तो फिर राज्य थोड़ी ना आएगा कि भैया देखो यहाँ पे समानता का अधिकार है, सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, वहां नहीं आएगा। वहीं पे आएगा जो सरकारी चीजें हैं, जो मतलब कि सार्वजनिक चीजें हैं ना, वहां पे आपके साथ असमानता नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखना, जो अनुच्छेद 15 है उसमें बताया गया कि भैया धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश, इन सारी चीजों की वजह से आपके साथ किसी भी तरह की असमानता जो राज्य है वो नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखिए अनुच्छेद 16, और वो क्या कहता है। तो अनुच्छेद 16 भी यही सारे आधार बताता है, और क्या बताता है कि कहता है भैया जो सरकारी नियोजन है ना, यानी कि लोक नियोजन, अर्थात जो सरकारी नौकरियां वगैरह हैं, उनमें आपके साथ जो असमानता का व्यवहार है वो मतलब राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा इन सभी आधारों पर। ठीक है, अर्थात राज्य ये नहीं कहेगा कि भैया कोई सपोज दैट एक पोस्ट निकाली गई, उसमें ये नहीं कहेगा कि तुम इस जाति के हो, इस वजह से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो ना, बिल्कुल नहीं। तो राज्य के द्वारा अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में इन सभी आधारों पर आपके साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 16। अब देखिए अनुच्छेद 17, और ध्यान रखिए अभी अनुच्छेद 15, 16 इन सब में ना कई सारे क्लॉजेज हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है हम उसको बिल्कुल नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 देखिए, जो कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है भैया, सबका पूछे जाने वाला, बहुत पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंक्लूडेड भैया यूपीएससी तक में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है भैया, ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। क्या कहता है, तो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। और ये जो अस्पृश्यता है भैया, ये क्या है, ये है छुआछूत। तो जो छुआछूत होता है ना हमारे समाज में, आप देखिए कि हम निम्न जाति के हैं, तो मतलब जो उच्च जाति, मतलब तथाकथित जो उच्च जाति के लोग हैं, वो निम्न जाति के लोगों को अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करते हैं। अगर वो बर्तन छू लें तो उनका बस चले तो बर्तन ही कढ़ाई में फेंक दें। तो इस तरह का जो व्यवहार है ना, वो क्या है, वो अस्पृश्यता की बात करता है। तो अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के अंत की जो बात है ना, वो हमारे संविधान के मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में की गई है। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है, वैसे तो आपको जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, वो मतलब कि राज्य के खिलाफ चीजें मिल रही हैं कि राज्य आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जो अनुच्छेद 17 है ना, ये भैया कोई नागरिक भी किसी नागरिक के खिलाफ इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि नागरिकों के द्वारा भी किसी नागरिक के साथ, किसी व्यक्ति के साथ असमानता यानी अस्पृश्यता जैसी जो चीजें हैं वो नहीं की जाएंगी, यानी कि छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और क्या याद रखना है, और याद ये रखना है कि ये भैया दंडनीय है। ठीक है, ये एक तरह का दंडनीय अपराध है। अन्य आप देखिए तो आपको बहुत कम ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जो मतलब कि दंड का प्रावधान करते हों, लेकिन जो हमारा अनुच्छेद 17 है ना, वो दंड का प्रावधान करता है। अभी आप देखिएगा अनुच्छेद 23 और 24 जो है वो भी दंड के प्रावधान करते हैं, लेकिन यहाँ अभी समानता के अधिकार में आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 17 जो है वो एक दंडनीय अपराध है। अर्थात अगर आपने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो छुआछूत जैसी बातें हैं या जाति सूचक शब्द वगैरह है वो यूज किया, तो भैया आपको दंड की भी जो व्यवस्था है वो की जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 17। अब अगला देखिए कौन सा है, तो अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 18 के साथ साथ आप देखिए कि जो हमारा ये मतलब कि समानता का अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। तो एक अधिकार हमारा आज निपट गया। तो दूसरा देखिए मतलब कि अनुच्छेद 18 देखिए क्या कह रहा है, अनुच्छेद 18। और ये जो हमारा अनुच्छेद 18 है ये क्या बात करता है, तो ये उपाधियों के अंत की बात करता है। ठीक है, जो उपाधियां है ना, इनके अंत की बात करता है, उपाधियों के अंत की बात करता है हमारा अनुच्छेद 17। ठीक है, सॉरी 17 नहीं, अनुच्छेद 18। तो ये जो उपाधियों के अंत की बात है ये किसके द्वारा की जाती है, तो अनुच्छेद 18 के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे ये उपाधियां क्या है भैया, तो जब हमारे यहाँ मतलब कि राजा महाराजा का शासन था, तो आप देखिए वो लोग बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां लिया करते थे, राजाधिराज, महाराजाधिराज। ठीक है, राजाधिराज या महाराजा, राजाधिराज या महाराजा,
महाराजा, शहंशाह, बादशाह, इस तरह की जो उपाधियां हैं वो ली जाती थी। साथ में जब आप अंग्रेज देखिए, जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए ना तो उन्होंने भी भैया सर की उपाधि दी, सर की उपाधि दी, और बहुत सारी उपाधियां, नाइटहुड, सर, नाइटहुड, इस तरह की जो उपाधियां हैं ना, और राय बहादुर, राय बहादुर। तो इस तरह की जो उपाधियां हैं आप देखिए, ये किसके द्वारा दी जाती थी? तो अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी, हमारे यहाँ के जो शासक थे उनको, ठीक है। तो इससे क्या होता था, इन लोगों के सम्मान में भैया कोई किसी को 21 तोपों की सलामी मिल रही है, किसी को किसी ना किसी तोपों की सलामी मिला करती थी। तो ये क्या था, ये एक तरह से हमारे यहाँ जो अदर लोग थे उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा था, ठीक है। तो इसको समाप्त कहाँ किया गया है? इसको समाप्त किया गया है अनुच्छेद 18 में, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी मतलब कोई व्यक्ति अर्थात किस राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की उपाधि नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि चलो महाराजा धीराज ये वाले आ रहे हैं या सर राय बहादुर ये आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इस तरह की जो उपाधियां ना वो राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक को नहीं मतलब कि प्राप्त कराई जाएगी। साथ में अगर सपोज दैट किसी मतलब कि विदेश से किसी व्यक्ति को कुछ मिलना है तो उसके लिए पहले हमें राष्ट्रपति जी से अनुमोदन लेना होगा, उनसे स्वीकृति लेनी होगी, तभी जाकर के कोई व्यक्ति ले सकता है। अब आपके मन में आ रहा होगा, अच्छा अगर ये बात है तो ये जो मोदी जी जा करके हर एक देश में पहुंचते हैं और उनको वहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मिल जाता है, वो सब क्या है? अरे भैया वो ना कोई उपाधि थोड़ी ना है। उपाधि का मतलब हुआ कि आप अपने नाम के आगे उसको लगा के चलेंगे। अब जैसे कोई राजा होता तो जैसे बादशाह अकबर, ठीक है, तो आपने पढ़ा देखा होगा मूवीज वगैरह में, शहंशाह जलालुद्दीन इस टाइप करके। तो ये जो शहंशाह था ये क्या था? ये एक तरह की उपाधि थी और वो अपने नाम के आगे उसको उपयोग कर रहे थे। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि ऑर्डर ऑफ द गैल्पो माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जबकि उन्हें ऑर्डर ऑफ द गैल्पो जो मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मिला हुआ है? बताइएगा ये ऑर्डर ऑफ द गैल्पो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें कहाँ के यानी किस कंट्री के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने नहीं देखा होगा ना। तो ये सब क्या है जो मतलब कि मोदी जी को मिल रहा है वो सभी अवार्ड है, ठीक है। तो वो सब क्या है? अवार्ड है, प्रोत्साहित करने के लिए कि हमारे आपके संबंध अच्छे बने हुए हैं, तो हम अपना जो मतलब कि लगाव है वो आपके प्रति दर्शा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो इसी के साथ ना केवल यही एक जो मामला है वो नहीं आता। अब देखिए जो पद्मा अवार्ड्स हैं, जो पद्मा अवार्ड्स हैं, जो पद्म पुरस्कार हैं वो भी इस मामले में आया था, ठीक है। तो कुछ टाइम तक जो पद्म अवार्ड है वो बंद कर दिया गया था देना, कि भैया ये भी तो एक तरह से उपाधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन बाद में फिर से देना स्टार्ट हो गया है कि जो हमारे यहाँ जो पद्म अवार्ड हैं वो अभी दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वो भी एक तरह के अवार्ड ही हैं, कोई मतलब टाइटल नहीं है, कोई उपाधि नहीं है। क्यों मतलब कि अवार्ड है? ताकि भैया लोग प्रोत्साहित हों इस तरह की जो काम है वो करने के लिए। अगर किसी को प्रोत्साहन स्वरूप कुछ मिलेगा ही नहीं तो लोग कैसे फिर उनके अंदर ये मतलब मोटिवेशन आएगा कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है। जैसे आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब मतलब कुछ कमेंट वगैरह नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे आएगा कि हाँ हमें वीडियोज़ और आगे बढ़ानी है। तो वैसे ही कुछ ना कुछ तो भैया जो नागरिक हैं उनको मिलते रहना चाहिए ना, जिससे वो मोटिवेट होते रहें हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अलग अलग करने के लिए। तो ये जो पद्मा अवार्ड्स है ना ये सभी कोई टाइटल नहीं है, ठीक है, टाइटल नहीं है। ये सब क्या है भैया? ये सभी अवार्ड्स हैं, ठीक, ये सभी क्या हैं? अवार्ड्स हैं। इस वजह से ये दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पद्मा अवार्ड्स और हाँ सपोज दैट अगर किसी को ये जो मतलब कि अवार्ड है पद्मा अवार्ड मिल गया है ना तो वो अपने नाम के आगे इसको यूज़ नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा मतलब कि जो सचिन तेंदुलकर जी है ना उन्हें पद्मा अवार्ड मिला हुआ है, अर्थात वो भारत के जो भारत रत्न है मेरे ख्याल से उनको वो मिला हुआ है। लेकिन आपने कभी देखा कि उन्होंने ऐसा किया हो कि लिख दिया हो अपने नाम के आगे कि मतलब ये पद्मा अवार्डी सचिन तेंदुलकर जी आ रहे हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि भैया बैन है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा करिएगा तो हो सकता है आपसे जो अवार्ड है वो छीन लिया जाए। क्यों छीन लिया जाएगा? क्योंकि ये हमारे अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत जो समानता है ना भैया उसका उल्लंघन कर रहा है। तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति जिसे पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो अपने नाम के पहले इसको यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कभी कभी ना अब देखिए हम लोग कुंडा से हैं तो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो राजा भैया हैं, तो उनके नाम के आगे राजा लगाते हैं लोग। तो हमें पहले लगता था यार ये तो अनुच्छेद 18 का उल्लंघन हो रहा है, कैसे इनको जो है राजा राजा कहा जाता है। फिर बाद में मुझे पढ़ने से पता चला भैया कि राज्य के द्वारा थोड़ी ना उनकी ये उपाधि दी गई है, जनता ने उनको दिया है। तो जनता तो आपको कुछ भी कह सकती है, आप किसी को राजा बाबू कहिए, राजा भैया कहिए, महाराजा कहिए, भगवान कहिए, प्राणनाथ कहिए, कुछ भी कहिए, क्या फर्क पड़ता है।
राज्य के द्वारा ये जो उपाधि है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, हम और आप किसी को कोई भी उपाधि दे सकते हैं कहने सुनने के लिए, लेकिन राज्य इस तरह की जो व्यवस्था है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा समानता का अधिकार। टोटल कितने अधिकार हैं ये भी याद रखना है, क्योंकि कई बार ना यही पूछ लेते हैं कि चलो बताओ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना उसमें समानता के कितने प्रकार के अधिकार हैं, मतलब कितने आर्टिकल समानता से रिलेटेड हैं, कितने स्वतंत्रता से, कितने शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो याद रखिए 14, 15, 16, 17, 18 अर्थात टोटल 5 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 5 आर्टिकल्स जो है वो इससे रिलेटेड है। आजकल जिस तरह से क्रोनोलॉजी का ट्रेंड बढ़ रहा है ना, जल्दी ही आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डाटा जाता है मेरा, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब 5G का नेट चलता नहीं है, तो इस वजह से अनलिमिटेड टाइप की चीज़ें नहीं है। तो यहीं तक रखेंगे, आप कल देख लेंगे हम लोग और 1-2 अधिकार, मतलब 2-3 वीडियो लग जाएगी, क्योंकि काफ़ी डिटेल में बता रहे हैं ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ आए, केवल लिखवाते हुए नहीं चल रहे हैं कि इसमें ये है इसमें ये है। तो मेरे ख्याल से आपको जो चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी। तो आज हमने आपको टोटल जो हमारे 5 आर्टिकल्स थे समानता के अधिकार से रिलेटेड वो बताए, 2 आर्टिकल आपको जो राज्य मतलब कि अनुच्छेद 12 और 13 था उसको बताए, राज्य किसे कहते हैं, राज्य के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स बताएं। आई होप आपको जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई है तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।